दिल्ली का विधानसभा चुनाव सर पर है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, जिनके सामने एक मुश्किल चुनौती है कि 2.5 दशक का भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में राजनीतिक वनवास खत्म आप कर पाएंगे या नहीं। पिछले 2.5 दशक में जब जब चुनाव हुआ है, दिल्ली बीजेपी हार गई। एक तरीके से आपकी सबसे मजबूत पार्टी की ये सबसे कमजोर कड़ी है। इस बार भी सर ऐसा ही होगा? इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि आपदा की पार्टी को सबक सिखाना है और भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे देश को आगे बढ़ाया है और उस तरीके से जो बीजेपी के राज्य हैं, जिस तरीके से वो प्रगति कर रहे हैं, उसको देखते हुए और यहाँ पर जिस तरीके से केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार, झूठ, नॉन गवर्नेंस, जिसे कहें कि आम आदमी जिससे त्रस्त हुआ है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से दिल्ली की जनता को इस तरीके से मन बनाया है कि अब हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए। और डबल इंजन की सरकार यहाँ आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये देश की राजधानी भी है और जो 10 साल का समय केजरीवाल को मिला, उसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो एक तो केजरीवाल खुद अपने आप में झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है और अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, ही स्टैंड्स एक्सपोज्ड। उसी तरीके से इनोवेशन में, भ्रष्टाचार का इनोवेशन में भी आपदा ने मात कर दिया है। कोई उसके बराबर का नहीं है। शराब का घोटाला अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से उसने भ्रष्टाचार को इजाद किया। और आपदा की झूठ और भ्रष्टाचार उनकी संपदा है, ये दिल्ली की जनता अब जान गई है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है, वह भी दिल्ली की जनता को दिखता है। पर सर, दिक्कत कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली बीजेपी के डीएनए में ही है, क्योंकि जब शीला दीक्षित जी की सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बन गई, तब लोगों ने बीजेपी को मौका नहीं दिया, एक नई पार्टी को लेके आ गए। तो आपने उसको कैसे एड्रेस किया कि आपकी जो लोकल इकाई है, उसके जो चैलेंजेस है, इन फाइटिंग है, जिसमें कभी दिल्ली के वोटर का विश्वास नहीं बना, इसी वजह से पिछली बार भी जब चांस था, चांस आपको मिल गया और दिल्ली बीजेपी रह गई। देखिए, मैं इसमें जरूर ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी ग्रोथ और करेक्शन, इंटरनल करेक्शन, ये एक रेगुलर मैकेनिज्म है और इस पर बहुत काम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पहले दिल्ली में थी, वो आज कैसे, वो बताइए, कैसे, क्या करेक्शन किया? नीचे के क्षेत्र में अगर हम जाए, नीचे बूथ लेवल पर जाए, तो वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, झुग्गी झोपड़ियों में हमारा इनरोड्स होना, उसमें हमारा काम को स्टैब्लिश होना और कुल मिलाकर के पार्टी का अपनी ताकत बढ़ना और नीचे तक चीजों को ट्रांसलेट करने की ताकत को बढ़ाना। आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक उभरते हुए यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में आई है और सरकार बनाने का मन लोगों ने बना लिया है। ये कैसे हुआ है? इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्तृत्व है, नेतृत्व है। उस नेतृत्व के साथ साथ उसको नीचे ट्रांसलेट करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी मैनीफोल्ड। क्योंकि वोटर्स को कई बार लगता है कि दिल्ली बीजेपी के नेता बड़े संपन्न लोग हैं, मतलब बहुत ही खाए पी आराम से, इनमें वो भूख नहीं जो आपकी भूख बंगाल में जैसे दिखती है या महाराष्ट्र में या बाकी इकाइयों में। आपके दिल्ली के वोटर्स में वो भूख नहीं दिखती और इसी वजह से वोटर्स से वो कनेक्ट नहीं बनता। नहीं, दिल्ली के वोटर्स में चेंज की भूख दिखती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सरकार बनाने की कमिटमेंट, विल पावर, वो दिखता है, वो है। सर, अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि भाई घोड़ा घूम रहा है, घोड़े पे कोई दूल्हा नहीं बैठा। लगातार वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, बता दो वोटर्स को। ऐसा है कि हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर के लिए कोई ना कोई आर्गुमेंट लेकर के आती है। कई बार लोग नेतृत्व का विषय उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, आपने देखा होगा, हर स्टेट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। हमारे राजस्थान में भी घोड़े पर दूल्हा नहीं था, हमारा मध्य प्रदेश में भी
घोड़े पर दूल्हा नहीं नहीं, था। वहां था दूल्हा, आपने उसको उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं। वो जानते थे कि उनको कोई नई जिम्मेवारी उनको मिलने वाली है। उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा कोई दूल्हा नहीं था। तो ये परिस्थिति की बात होती है और वो स्ट्रैटेजी का विषय होता है। दूल्हा न होना का मतलब ये नहीं होता। हमारा ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और मोदी जी के साथ तारतम्य रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी को लोग विजय बनाए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, ये दिल्ली की जनता ने भी इस एंगल को सोच रखा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये बीआर कैंप में मैं परवेश वर्मा जी के साथ गया था, उनके इर्द गिर्द सारे समर्थक नारे लगा रहे थे कि दिल्ली के अगले चीफ मिनिस्टर यही होंगे। कुछ इंडिकेशन दिया है आपने अगर कि केजरीवाल को हरा दिया तो सीएम बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कोई अपने अपने तरीके से प्रचार में जोश होता है, अति जोश होता है। ये कैंपेन के मोड्स हैं तो उसमें जरूर किसी ने नारा लगाया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने काम किया है वो दिखता है। जैसे मैं यहाँ बात करूं तो दिल्ली में भी चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हो, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड हो, मेट्रो स्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंटीग्रेटेड कॉरिडोर हो, ये सारे काम, भारत मंडपम हो, यशो भूमि हो, ये सब दिल्ली में भारत सरकार ने किए हैं। और इसी का यही रूप अब किसी कॉलोनी की सड़क अच्छी हो, गंदगी ना हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी हों, ये लोग अब चाहते हैं। और वो ट्रांसलेट करने के लिए मैं राहुल जी आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली के वोटर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ तारतम्य रख करके आगे बढ़े। क्योंकि दिल्ली ने 10 साल में केजरीवाल के नेतृत्व में नॉन गवर्नेंस, नॉन परफॉर्मेंस या नॉन गवर्नेंस भी नहीं कहूं मैं, अगर नो गवर्नेंस। पर ये भी तो कहा जा सकता कि आपने उनको करने ही नहीं दिया। मतलब आप ऐसे इरिटेट हो गए दिल्ली के वोटर से कि ठीक है तुमने केजरीवाल को मौका दिया, इसको हम काम ही नहीं करने देंगे। कभी ऐसा नहीं किया हमारे। आप बताइए ना, हम कर्नाटक के साथ ऐसा किया हमने, हमारी सरकार वहां नहीं है। हमने केरल के साथ ऐसा किया, हमारी सरकार नहीं है। हमने वेस्ट बंगाल के साथ ऐसा किया, हमारी सरकार वहां नहीं है। तमिलनाडु के साथ ऐसा किया, हमारी सरकार नहीं है। ये हमारा तरीका ही नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो मदद केजरीवाल को दी जानी चाहिए थी, वो सारी मदद दी गई है। कहां हमने उनको रोक? केजरीवाल कहते हैं हमारी स्कीम बेहतर है जी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हम तो मुफ्त में सबका इलाज कर देते। कौन सी मोहल्ला क्लिनिक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। 65,000 फेक टेस्ट कराए गए, 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक में मिलता क्या है? और हमने 2000 से ज्यादा सर्जिकल इंटरवेंशंस, कैंसर का इलाज, किडनी का इलाज, बाईपास सर्जरी, ये सारी के सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को लड़ने का व्यवस्था। और इसमें भी आप एक बात ध्यान में लेंगे राहुल जी कि दिल्ली का व्यक्ति कैंसर अगर टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में इलाज कराता है तो पेमेंट मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल को होती है। ये ट्रांसपोर्टेबल व्यवस्था बनाई है। इसकी व्यवस्था क्या है? इनके हॉस्पिटल्स के हाल देख लो, इनकी स्थिति देख लीजिए। तो हमने कभी भी किसी को के साथ कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं किया। हमने सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको विकास के साथ जोड़ा है। और बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम करना शुरू किया। जो पीछे रह गया है, जिस प्रदेश का रह गया है, उसको मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया है। इसलिए ये यही इसलिए मैंने कहा कि झूठ की फैक्ट्री, झूठ का इंसाइक्लोपीडिया और भ्रष्टाचार का इनोवेशन, इसके दाता है तो अरविंद केजरीवाल है। सर साधारण इसके क्रिएटर हैं तो अरविंद केजरीवाल। साधारण तौर पे जब कोई चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है। आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या भाषण करके कोई मुद्दा रखते हैं और बाकी पार्टियां उसके इर्द गिर्द फिर जवाब देती हैं, डिफेंस में आती हैं, कुछ बोलती हैं। इस बार लग रहा है कि केजरीवाल कुछ भी सही गलत कुछ भी, मतलब एक एजेंडा सेट करते और बीजेपी फिर रिएक्ट कर रही है उनके इर्द गिर्द। नहीं हमने यमुना में जहर नहीं मिलाया। क्या आप मान रहे हैं कि जहां तक एजेंडा सेटिंग की बात है वो हर कदम आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं? देखिए राहुल जी, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। हम क्या एजेंडा सेट करते हैं?
हम एजेंडा सेट करते हैं कि हम दिल्ली को फ्लाईओवर्स देंगे। हम एजेंडा क्या सेट करते हैं? टॉप क्वालिटी के रोड्स बनाएंगे। हम क्या एजेंडा सेट करते हैं कि दिल्ली में यमुना के पानी को हम साफ करेंगे। ये हमारे एजेंडा है। केजरीवाल का एजेंडा क्या है? वह नीचे जाने का एजेंडा है। यमुना के पानी में जहर मिला दिया। कैन यू एक्सपेक्ट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर हु हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स? ये एंटी नेशनल नहीं है क्या? ये अर्बन नक्सल का जीता जागता प्रमाण नहीं है क्या? स्टेट को स्टेट से लड़ा रहे हो। ये तो इसकी झूठ बोलने की इस पर्सनैलिटी की क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। नहीं तो इस तरीके का स्टेटमेंट देने से दिल्ली में तो कोहराम मच जाता। लेकिन हाउ कैन आई गो टू दैट लेवल? वी कांट गो। इसलिए ये जो एजेंडा सेट करेगा वो कोई नहीं सेट कर सकता। हाँ, हाई लेवल के जो जनता की सेवा के लिए एजेंडा सेट करना है वो हम कर सकते हैं। हमने एजेंडा सेट किया 25,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे, उनके एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे। हमने एजेंडा सेट किया हम आयुष्मान भारत आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे, हम उसमें 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार का भी देंगे। ये एजेंडा हम सेट कर सकते हैं। लेकिन गाली गलौज, बेईमानी, झूठ बोलना, भाई को भाई से लड़ाना, स्टेट को स्टेट से लड़ाना, इसका एजेंडा कौन सेट कर सकता है? ये केजरीवाल ही कर सकता है। आपको इरिटेशन होती है कभी कभी कि यार क्या कर रहे हैं? जैसे वो एक नहीं होता कि राजा के इर्द गिर्द जो मक्खी घूमती रहती, जो इरिटेट करती, कि मतलब दिल्ली में ऐसा कैसे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, कि बीजेपी 15 राज्यों में राज करती है, केंद्र में आपकी सरकार है। इसलिए भी आपको लगता है कि इस बार इनको हराना ज्यादा जरूरी है? नहीं, इनको हराना जरूरी इसलिए है क्योंकि देश के लिए आवश्यक है। देश की राजधानी में ऐसे लोग जो देश के विरोध में षड्यंत्र रचते हों, इनको हराना देश की आवश्यकता है। इट इज ए नेशनल रिक्वायरमेंट। आप बताइए 26 जनवरी की परेड को रोकने का काम 2014 में किसने किया था? किसने ये रचा था? ये इस तरीके की सोच और मानसिकता के लोगों को दिल्ली की जगह पर नेशनल कैपिटल रीजन में ऐसे लोगों को शासन करना, ये दिल्ली के लिए कितना खतरनाक है और कितना तकलीफदायक है। तो इरिटेशन नहीं है, ये तो राष्ट्रीय जिम्मेवारी हमारी जो हम पूरा सर, करेंगे। बीजेपी के अगर संकल्प पत्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के प्लेबुक से लिया गया है। शुरू में पीएम बोलते थे कि रेवड़ियां गड़बड़ है, अब लग रहा है कि रेवड़ियों की दुकान तो आपने भी खोल दी। अगर उनकी रेवड़ी 2100 रुपए की है तो आपकी 2500 रुपए की। मतलब जो वो करते आप कहते हम एक कदम आगे जाके सेम रेवड़ी आपको दे देंगे। देखिए फर्क है हमारे यहाँ। जो हम सबसे पहली बात तो कि ये केजरीवाल की देन नहीं है, ये हमारे मातृवंदना योजना, मतारी योजना, ये सब हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में दिया, हमने मध्य प्रदेश में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, राजस्थान में दिया। ये कहना कि कॉपी बुक है या उनसे लेने की जरूरत है, हम लोगों ने, इन्होंने हमसे कॉपी किया है। दूसरी बात कि आप कहते हो, जब आप कहते हो तो आप फ्री बीज क्यों होता है? क्योंकि आप बिना पात्र देखे आप चीजों को देते हो। हमारे यहाँ हम लोगों ने जब भी बात की तो हमने एम्पावरमेंट की बात की। जो गरीब महिला है जिसके हाथ में 2500 रुपए आता है, तो वह बच्चों को दूध, उनकी फैसिलिटीज, उनको अच्छा शिक्षा देने के लिए, स्कूल में अच्छे कपड़े पहन करके भेजने के लिए, इन सब चीजों में फैसिलिटी वर्क करती है। इन्होंने हमको कॉपी करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ऑटो ड्राइवर्स को, ऑटो ई रिक्शा को, अगर टैक्सी ड्राइवर्स को अगर लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10 लाख रुपए की बात कही है, 5 लाख रुपए एक्सीडेंट की है, दिस इज एम्पावरमेंट। ये उसको ताकत दे रहा है क्योंकि वो दिन रात सड़कों पर रहते हैं, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, तकलीफ जिंदगी में आ सकती है, उनको कोई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो एम्पावरमेंट के लिए करते हैं और वो एम्पावरमेंट। पर सर चेंज तो हुआ है, पहले आप रेवड़ियों के खिलाफ बोलते थे, अब रेवड़ी का नाम ही लेना बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कभी कोई चेंज नहीं किया। हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हम एम्पावरमेंट ही करते हैं। सर, आपकी सरकार ने यूनियन बजट में मिडिल क्लास टैक्स पेयर को राहत दी। केजरीवाल बोल रहे हैं तो आपका इंपैक्ट है कि भाई हम एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टो लाए थे, टैक्स रिलीफ मांग रहे थे, हमारे दबाव में आके नड्डा जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, मोदी जी ने भी आपके दबाव में आके ये टैक्स रिबेट दे दी, वरना नहीं होता। इसीलिए तो मैंने कहा कि झूठ का एनसाइक्लोपीडिया है। यही तो, ये इसी तरीके से तो ये झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने, आप बताइए 10 साल में
केजरीवाल ने कौन सा काम किया है जो जिससे जनता की भलाई हुई हो? कौन सा काम किया है? ये झूठ पर ही चल रहे, नॉन गवर्नेंस सरकार रही है। कोई सुबह उठना, एक पीसी करना, केंद्र सरकार को गाली देना, अपने काम से छुट्टी पा जाना। दिल्ली जेल बोर्ड का घोटाला, बस की खरीदी में घोटाला, बस की खरीदी से ज्यादा बस की मेंटेनेंस का घोटाला कर दिया है। मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शराब का घोटाला, शिक्षा की बात करते थे, शराब का घोटाला कर डाला, 2800 करोड़ रुपए। कह रहे हैं आप एजेंसियों का मिसयूज करते हैं कि एजेंसी आपके कंट्रोल में है, तो आप एजेंसी को बोलते हो जाओ इनको परेशान। तो कोर्ट ने इनको राहत क्यों नहीं दे दी? बेल पे तो आ गए। बेल पे तो आना एक अलग बात है, आरोप से तो बाहर नहीं निकले हैं। और कोर्ट का ने एक तय किया कि इनकी टोटल कितनी इनकी सजा होगी, उसको देखते हुए कि इतनी सजा तो हो चुकी है अंदर, लेकिन ये बरी नहीं हुए हैं। पर क्या आपको लग रहा है कि जो बजट में और कोर्ट ने भी इनको जितनी फटकार लगाई है, गवर्नेंस के इश्यू पर भी फटकार लगाई है, पोल्यूशन के इश्यू पर भी फटकार लगाई है, हर विषय पर इनको फटकार लगाई है। तो ये अब भ्रष्टाचार पर भी इनको फटकार लगाई है। और इनको ये भी कहा गया है कि आप ये मत समझिए कि आप आरोप से बरी हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार, और उसमें एजेंसीज का क्या दोष है? एजेंसीज ने फैक्ट्स रखे हैं, हाई कोर्ट ने एजेंसी से और सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से दस्तावेज मांगा है। दस्तावेज देखने के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक है, कैरी ऑन विथ योर इन्वेस्टिगेशन। वो तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गेट आउट ऑफ द वे, कि एजेंसियों का जो मिसयूज है, वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट की एक फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार को आपको बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं कि गेट आउट ऑफ द वे और ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, रेगुलेटर्स को ओवर रेगुलेट नहीं कर। सरकार सुन रही है इस मैसेज को? सभी लोगों को सुनते रहते हैं, ऐसा थोड़ा है, हमारी सर्वस्पर्शी सरकार है, लेकिन सरकार गवर्नेंस के मॉडल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे। नॉन टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ये हम रखेंगे। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ही हैज टू फेस इट। क्या आपको उम्मीद है कि अगर ये आईपीएल का मैच हो बीजेपी और आपके बीच में, कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एक ऐसा छक्का मारा जो आपको जिता देगा दिल्ली का आईपीएल फाइनल? देखिए, इसको आईपीएल के मैच से राहुल जी जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। मैं इसको इस तरीके से जोड़ रहा हूं कि दिल्ली की जनता को सही मायने में राहत कौन दे सकता है, दिल्ली की जनता को सही मायने में गवर्नेंस कौन दे सकता है, दिल्ली की जनता को कूड़ेदान से छुटकारा कौन दिला सकता है, दिल्ली की जनता को गंदे नाली बहते पानी को से छुटकारा कौन दिला सकता है, दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया कौन करा सकता है, दिल्ली की जनता को यमुना में लोग डुबकी लगा सकें, छठ पर्व मना सकें, ये कौन कर सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो लोग आपको इस वक्त और उसमें निर्मला जी ने जो बजट रखा है, अब इसमें भी आप देखिए, ये 5 तारीख का चुनाव हमने नहीं रखा, ये संविधान से गवर्न होता है। 1 तारीख को हमारा बजट आना, ये हमारा तय है। ये शनिवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए, ये 1 तारीख को बजट आता है। अब बजट आता है, वो लोक कल्याणकारी बजट है, और लोक कल्याणकारी बजट हमने देना है तो वो हम देंगे। हमने इस इंटेंशन से दिया है। दिल्ली की जनता और देश की जनता सबको उससे राहत मिली है, और वो दिल्ली में मिलेगी। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनमें कई वोटर रहे हैं बीजेपी के, वो सोच रहे नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी ना मिडिल क्लास को फॉर ग्रांटेड ले रही थी। हमारा वोट पड़ता था, ये लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगे। इतनी सारी इन्होंने स्कीम स्टार्ट कर दी, लाड़की बहन, ये वो सब गरीबों को मिलती, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनको लगा कि इतना जीएसटी हो गया है, हर चीज पे टैक्स लग गया है, कि बीजेपी हमें फॉर ग्रांटेड ले दी। क्या कहीं ना कहीं इस फैसले से आप उनके गुस्से को या उनकी नाराजगी को भी ठंडा करने की कोशिश कर? गुस्सा नहीं, उनको खुशी है। नहीं, पहले थी नहीं, वो उन्हें ग्रांटेड लिया जा रहा है। उन्हें वो जानते थे कि मोदी जी हमारी चिंता करेंगे। 10 साल लगा दिए सर चिंता करते करते। वो उनको मालूम है कि मोदी जी सही समय पर चिंता करेंगे, और हमेशा करते हैं, सबकी चिंता करते रहे। आफ्टर ऑल, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, इससे मिडिल क्लास लोगों को फायदा नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को फायदा हुआ है। टाइम की बचत से लेकर के, आप डीजल और पेट्रोल फूकते रहते थे ट्रैफिक जाम में, उससे आप बच गए। जो आप 4-4, 6-6 घंटे में आप सफर करते थे, आज आप मेरठ 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। रैपिड रेल से जाना हो तो रैपिड रेल से जाओ,
अगर बाय रोड जाना है तो बाय रोड जाओ, एक में 40 मिनट लगते हैं, एक में 45 मिनट लगते हैं। क्या मिडिल क्लास इसमें ट्रैवल नहीं करता है? मिडिल क्लास ही ट्रैवल करता है। आम और आदमी उसी तरीके से मेट्रो का फायदा कौन उठाता है? मिडिल क्लास ही फायदा उठाता है। तो मिडिल क्लास की चिंता कहाँ नहीं की गई। सर्विस क्लास है, उसके टैक्स की बात थी, वो टैक्स दिए, उसमें रिबेट दी गई। सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि ये चुनाव उसी तरीके से हॉस्पिटल्स, बेटर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिला क्या? तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिडिल क्लास को मिला है, और हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, इनके बनने का भी मिडिल क्लास को फायदा मिला है। सर, अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये चुनाव दो मॉडल्स की लड़ाई है, बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस वर्सेस आप मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आपका मॉडल है मेक इन इंडिया, मैं वो जैस्मीन शाह की किताब पढ़ रहा था, उनका मॉडल है मेक इंडिया फर्स्ट, यानी कि हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, सरकारी स्कूलों को बेहतर। वो कहते हैं कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। बीजेपी का ध्यान, क्योंकि बड़े बड़े आपके औद्योगिक दोस्त हैं, तो आपका ध्यान फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि इनसे उन कंपनियों को फायदा होता है। हम गरीबों को अच्छा स्कूल मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले। हम मेक इंडिया फर्स्ट वर्सेस मेक इन इंडिया, आप वर्सेस बीजेपी गवर्नेंस मॉडल। दो किस्म के मॉडल हैं, एक मॉडल है गवर्नेंस और दूसरा है आपदा का नॉन गवर्नेंस। इनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शर्म आएगी। इनके मेडिकल कॉलेजेस आप देख लीजिए, इनके हॉस्पिटल्स आप देख लीजिए। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर प्रेशर क्यों है? आज कैंसर झज्जर पर प्रेशर क्यों है? आफ्टर ऑल इतने हॉस्पिटल्स यहां पर बने हुए हैं, क्या क्या दे रहे हैं वो? नॉन गवर्नेंस। साधारण इमरजेंसी में पट्टी करने के लिए भी बैंडेज बाहर की दुकानों से खरीदना पड़ता है। नहीं, इसे मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाता है। कहाँ मिलता है? मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है? भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैंने बताया ना कि 65,000 फेक टेस्ट हुए हैं, 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो तो आई वॉश है। इन्होंने कौन सा उसका प्रोटोकॉल बनाया है? देयर इज नो प्रोटोकॉल। देयर इज नो प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं है साहब, जाओ दवाई मिल जाती है, कोई छोटी मोटी बीमारी हो उसका इलाज ऐसा है, गरीब आदमी को धोखे में डालने का रास्ता है वो गरीब आदमी को धोखे में डालने का रास्ता है। आपके यहाँ स्क्रीनिंग होती है क्या? मेरे को खांसी हुई, आपने दवाई दे दी, आप छुट्टी पा गए। ही मे बी ए पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। आई एम टॉकिंग एज ए हेल्थ मिनिस्टर। सर, दिल्ली का चुनाव आपके प्रेसिडेंट टर्म का शायद आखिरी चुनाव है। कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बुरा लग रहा है कि प्रेसिडेंसी आपकी खत्म हो रही है? नॉट एट ऑल। मैं आपको से राहुल जी, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी भी किसी पद को अपने साथ नहीं जोड़ता हूं। और मैं इतना भी जरूर मैं कह सकता हूं राहुल जी कि मैंने अध्यक्षता मेरी जिम्मेवारी रही है, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता रहा हूं। इसलिए मुझे इस तरीके का, और जो भी नए अध्यक्ष आएंगे उनके साथ मिलकर के मैं काम करूंगा। दूसरी तरह से लेकिन मैं जो भी आएंगे मैं उसी में हूं ना। मुझे अपना पार्टिसिपेशन करने से कौन रोक? मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, क्या राहत होगी आपको कि सुबह से लेकर रात तक इतने फोन आते हैं, थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा आराम से सो सकते हैं, अध्यक्षता खत्म हुई? नहीं, राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम उसी तरीके से काम करने वाले हैं। बल्कि मुझे और क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल्स बहुत होते हैं और आपका टाइम प्रोटोकॉल्स में बहुत जाता है। किसी अधिवेशन का उद्घाटन करना है, किसी अधिवेशन में आपको समापन करना है, किसी वर्कशॉप को आपको देखना है। बहुत से काम से आप जो ऑर्नामेंटल काम होते हैं, जो बतौर अध्यक्ष आपको अध्यक्षता के कारण करना पड़ता है, उससे आप बच जाएंगे। आपको बहुत टाइम मिलेगा दूसरी तरीके से सोचने का, स्टेट्स को घूमने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, फीडबैक देने का। बहुत सी फीडबैक हमको एज अध्यक्ष फर्स्ट हैंड हमको नहीं मिल पाती है। सर, इस साल दो ही चुनाव है, दिल्ली का है अब और उसके बाद है बिहार का। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी अब बहुत बन गई। जैसे 10 साल में आपके खिलाफ यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बन गई, वहां पे आपके खिलाफ है। आपको लगता है नीतीश कुमार आप बीजेपी के लिए थोड़ा बोझ बन गए? नहीं राहुल जी, एंटी इनकम्बेंसी वहां नहीं है। लोगों को वहां बहुत स्पष्ट है, गवर्नेंस और गुंडाराज, जंगल राज, इसका इन लोगों को पूरी तरीके से बिहार की जनता इससे वाकिफ है राहुल जी। और उनको अच्छी तरीके से याद है, जब जहां जहां
आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को जब जब थोड़ा सा भी मौका मिला है वहां अराजकता फैली है, और इसलिए बिहार की जनता गवर्नेंस मॉडल पर काम कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अच्छा काम हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, इंडिकेटर्स बहुत इंप्रूव हुए हैं और गवर्नेंस में भारत एनडीए की गवर्नमेंट वहां बहुत अच्छा सर, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा महायुति ने, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद आपने देवेंद्र फडणवीस को बना दिया क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। तब से बिहार, आप तो बिहार में पढ़े हैं, आपको सब वहां का पॉलिटिक्स आपको अच्छे से आती है, वहां पे खूब ये चर्चा चल रही है कि भाई बिहार में भी ऐसी होगा। नीतीश जी की एक तो एज हो गई है, हेल्थ की भी दिक्कत है, पार्टी आपकी ज्यादा बड़ी है, उनकी छोटी, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तमाम लगता है कि यार एक बार तो बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। नहीं, ठीक है, लेकिन नीतीश जी की शख्सियत और नीतीश जी का नेतृत्व एनडीए कबूल करते हुए उनके नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव, अगला सीएम भी वही होंगे बिहार में चुनाव में हम उनके नेतृत्व में। वो तो आपने शिंदे जी के बारे में भी कहा था। नहीं, सीएम कौन बनेगा नेक्स्ट? ये उनके नेतृत्व में ही जाएंगे, और चुनाव तो उस समय होता है लेकिन उनके नेतृत्व में जाएंगे तो निश्चित रूप से वही रहेंगे। अच्छा सर, खत्म करने से पहले ये बना दीजिए कि अगला बीजेपी प्रेसिडेंट किसको बना रहे हैं? ये हमारे सब लोग मिलकर के तय करेंगे। अभी हमारे यहाँ मंडल के चुनाव हो गए हैं, जिला का चुनाव हो गया है, अब जिले के चुनाव के बाद स्टेट्स के चुनाव होंगे। स्टेट्स के चुनाव के अंतिम कड़ी तक आते आते हमारे यहाँ भी चर्चा चलेगी और हमारे यहाँ तो कुछ आइडेंटिफाई, कुछ शॉर्टलिस्ट है ऐसी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। आपकी जेब में होगी एक शॉर्टलिस्ट, 4-5 नाम की, इनमें से नहीं, नहीं, बता दीजिए सर। नहीं राहुल जी, मेरे जेब में नहीं है, हम लोग कलेक्टिवली ही मिलकर के सब लोग तय करते हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ रही है, इसलिए सभी लोगों को उनका विचार, बाकी सबका विचार, सारे विचारों को इकट्ठा करके फिर तय करेंगे। लेकिन द प्रोसेस हैज नॉट येट स्टार्टेड। नहीं हुआ अभी, कब तक बनेगा नया? आपने तो कई बार मैं सभी आप लोगों से इनफॉर्मली बोलता हूँ कि हमारे यहाँ फैसला तो 15 मिनट में हो जाता है, तो जब होना होगा तो 15 मिनट में हो जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि चर्चा हमने की कि आपने क्या नहीं किया, तो खत्म करने से पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे। कि दिल्ली है, गंदी है, प्रदूषित है, अमोनिया है, बहुत पोल्यूशन है, आपका मैसेज क्या है दिल्ली के वोटर्स को कि दिल्ली के वोटर्स को मौका मिला तो आप क्या करेंगे? दिल्ली के वोटर्स को मेरा स्पष्ट मैसेज है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपके आशीर्वाद से, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से। हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगे, सफाई लाएंगे, पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, साथ ही साथ हमारे सड़कों का चौड़ाकरण करेंगे, साधारण आदमी को रिलीफ मिल सके इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। गवर्नेंस साफ दिखेगी और लोगों को लगेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली जैसा देश आगे बढ़ रहा है वैसा दिल्ली। 3 साल में कर देंगे यमुना जी को साफ? आप 5 साल में तो करना ही है, लेकिन इट इज ए प्रोसेस। पर ये आपको यमुना बदली हुई दिखेगी, आप दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा। आप अगले छठ में अच्छी तरीके से डुबकी लगा करके सूर्य को अर्घ देंगे, इतना जरूर होने। चलिए, आप और हम फिर चलेंगे। जैसे साबरमती का एक रिवर फ्रंट बना, आप कह रहे हैं कि वैसे जमुना जी का रिवर फ्रंट बनाएंगे अगर मौका मिला, और अगर ऐसा हुआ? अगर नहीं, दिल्ली की जनता ने बना लिया राहुल जी मन, हम लोगों को 3 दिन और अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, जनता को वोट के लिए निवेदन करना है, वो वोट डालने आए। हम नड्डा जी, आपने कमल के निशान को, मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद मिलेगा। आपने वक्त निकाला, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।